हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो सेशन में। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि हृदय क्या होता है, हृदय के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से वो वर्क करता है। उसके बाद वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हृदय के पार्ट्स होते हैं धमनी तथा शिरा, वो किस तरह से वर्क करते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, क्या क्या उनके प्रकार रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं वाला चैप्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे वो बनता है, और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या डेफिनेशंस रहती है, वो भी मैंने इस वीडियो में सारा कुछ यहाँ लिख दिया है और उनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण, सबसे पहले जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक समीकरण लिख दी, ठीक है, ये मान लो ये कोई अभिक्रिया हो रही है यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों और उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है किसी पॉइंट वाइज, लेकिन ये आप याद कर लेना क्योंकि आपके मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिकारक और उत्पाद में अंतर बताइए या इन दोनों पर छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अभिकारक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब जो तीर के इस साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारे अभिकारक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो तीर के इस साइड वाला पोर्शन है जहाँ अभिक्रिया क्या हो रही है, पूरी हो रही है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया उत्पाद बन रहा है, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। समझ गए ना आप लोग कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। उसके आगे की लाइन देखते हैं, उनको उनकी भौतिक अवस्थाओं, जैसे अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार से रहती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ एक और चीज ऐड हो जाती है, जलीय विलयन, जिसे एक्वस बोलते हैं। इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कभी आपसे क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा आपके एग्जाम में, यहाँ छोटा सा गैस जी बना होता है, यहाँ जी बना है, या यहाँ एल बना दिया है, या यहाँ एस बना दिया है, AQ लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है कि यहाँ वास्तव में कोई विलयन बन रहा है, या कोई नई गैस का निर्माण हो रहा है, या किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो क्या होता है इनका मतलब, जो हमारा ठोस होता है ना, सॉलिड, उसे एस के द्वारा निरूपित करते हैं, और लिक्विड मतलब द्रव, उसको किसके द्वारा, एल के द्वारा। देखो जैसे यहाँ लिखा है H2O क्या होता है, लिक्विड होता है ना, जल, तो उसे किससे लिख दिया है, एल से। और गैस को जी से लिखते हैं, मतलब देखो यहाँ लिखा होगा N2, नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, इसको किससे लिख दिया है हमने, जी से प्रदर्शित कर दिया है। उसके अलावा एक्वस, देखो एक्वस भी होगा यहाँ कोई, चलिए बिलियन, ये है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या लिख दिया है, एक्वस, मतलब ये क्या है, एक जलीय विलयन है। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा फंडा है कि आप क्या करेंगे, इसमें जैसे ठोस को सॉलिड बोलते हैं तो सॉलिड का एस ले लो, तो इसको एस के द्वारा, ठीक। द्रव को लिक्विड लिखते हैं तो लिक्विड का एल ले लो, मतलब सबका फर्स्ट लेटर ले लो। एक्वस में क्या ले लेंगे, AQ, ये पूरी चीज़ ले लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये जी बनाई, इनका क्या मतलब होता है। देखो इनका इतना सा रोल होता है, बस आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जैसे अभी आपसे अगर ये चीज़ नहीं लिखी हो मान लो, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इन दोनों के मिलने से क्या बन रही है, एक नई गैस क्या बन रही है, अमोनिया। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये अमोनिया एक गैस ही है। अगर यहाँ जी लिखा होगा तो आप बता ही दोगे कि अमोनिया एक गैस है, और अगर नहीं पता होगा तो जी लिख के आपको यहाँ से प्रदर्शित हो जाएगा कि अमोनिया क्या है, एक गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ऐसे ही यहाँ एक्वस अगर नहीं लिखा होगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि KOH एक
एक्वस है या जलीय विलयन है। तो इन सब का इतना छोटा सा ही रोल रहता है, आपको चीज़ों को पहचानने में बहुत आसानी होती है। और क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है कि आप बताओ इन दोनों के मिलने से क्या एक गैस का निर्माण होगा या किसी जलीय विलयन का निर्माण होगा या किसी एक ठोस या सॉलिड पदार्थ का निर्माण होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ इन दोनों के मिलने से गैस का निर्माण होगा, इन दोनों के मिलने से क्या होगा, एक्वस मतलब जलीय विलयन का निर्माण होगा। तो इनका ये रोल रहता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, किस तरह से उसको लिखते हैं, किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, कि अब उनके प्रतीक रहते हैं, ये आपने अब जाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे भले ही लॉन्ग आंसर में हो शॉर्ट आंसर में हो, आपको एक समीकरण लिखनी पड़ेगी और उसको एग्जामिनर को ये बैलेंस करके बताना होगा कि किस तरह से आपने इसे बैलेंस किया है। अब बैलेंस कैसे करोगे जब आपको फॉर्मूलेज नहीं पता होंगे या आपको रासायनिक संतुलित समीकरण की डेफिनेशंस ही नहीं पता होंगी, तो आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर संख्या में रहते हैं, मतलब परमाणु क्या हो गए, जो द्रव्यमान होता है ना परमाणुओं का, द्रव्यमान को परमाणुओं के द्वारा लिखते हैं। मान के चलो यहाँ N नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, N के कितने अणु हैं, अब आपको कैसे पता लगेगा, ये छोटा सा 2 बना हुआ है ना, इसके द्वारा आपको पता लगेगा कि N के कितने अणु हैं, 2 हैं, ठीक। उसके अलावा आपको कैसे पता लगेगा यहाँ H कितना है, हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है, तो 2 ये 3 ये 3 दूनी 6, तो कितने अणु हैं यहाँ H के 6, ठीक। अब इस साइड ले चलो, बैलेंस कैसे होगा, जब यहाँ 6 हाइड्रोजन तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ये इस तरह से आप पहचान कर सकते हो चीज़ों की। अब अगला, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। देखो अब एक और चीज़ आपको याद हो रही है, यहाँ ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताओ रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होती है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, और एक एग्जाम्पल दो कि किस तरह से इसका रोल रहता है, किस तरह से ये समीकरण को बैलेंस करने में हमारी सहायता करता है। तो क्या लिखोगे आप, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें देखो यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन 5 है तो यहाँ 6 हो जाएंगी, तो क्या होगा, ना तो यहाँ से नाइट्रोजन का मतलब निर्माण हुआ ना यहाँ से कम हुई, क्या हुआ, इन दोनों ने मर्ज करके, जैसे इन दोनों ने मर्ज कर लिया आपस में और एक नई गैस बना ली। यहाँ से ऐसा तो नहीं हुआ कि नाइट्रोजन मैंने गायब कर दी यहाँ से, तो क्या होता है, यहाँ ना तो नष्ट होता है कोई भी द्रव्यमान और ना ही कोई नया द्रव्यमान बनता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना आप, मैंने आपको नॉर्मली लैंग्वेज में भी बता दिया और डेफिनेशन के तौर पर भी बता दिया कि किसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक। अगला पॉइंट, इनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। अपने सारे काम काज छोड़ के कॉपी पेन 2 मिनट रख दो आप अपना साइड में, समझ लो पहले कि कैसे इसे बैलेंस करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको अनबैलेंस समीकरण देगा और उसे कहेगा बताओ इसे कैसे बैलेंस करोगे। तो पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहाँ क्या है, अब यहाँ 2 नहीं होता, ठीक, यहाँ से भी हटा दो। अब यहाँ के ओनली के है आपके पास, क्या है, पोटेशियम, यहाँ क्या है, H2O जल, और यहाँ एक नया पदार्थ बन रहा है। तो सबसे अच्छी पहचान पता है क्या होती है समीकरण को बैलेंस करने का, सबसे पहला नियम ये होता है, आप जो भी पदार्थ है या जो भी गैसेज है उनके नाम लिख लो। जैसे के है, इसको लिख लो, इस समीकरण में क्या है, के है, पोटेशियम है और क्या है, H है, फिर क्या है, O है। 3 चीजें हैं ना इसमें। अब इधर भी देख लो, क्या यही 3 चीजें इस साइड में भी हैं या इस साइड को एक एक्स्ट्रा चीज भी दे रखी, तो के है, ठीक, के है, O है, O भी है और H है, H भी है। अब इनको बैलेंस कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ कितने के हैं, के कितने अणु हैं, आप कहोगे 1, अकेला ही तो है के खाली लिखा हुआ।
अब यहाँ 1 नहीं लिख सकते हम, क्या लिखेंगे, K को सिर्फ K ही लिखेंगे, मतलब K का एक अणु है ये, ठीक है। H2, यहाँ H के कितने अणु हो जाएंगे, 2 H तो ये हैं और 2 इसके आगे लिखे हुए हैं, मतलब 2 × 2 मतलब H के कितने हैं 4 और K का कितना है 1 पहले साइड में। आप दोनों तरफ लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मैंने अपने इस साइड के लिए लिख लिया और ये दूसरी साइड के लिए लिख लिया। अब यहाँ के 1 है और यहाँ के 1 है। H2 कितने हैं, H कितना, सॉरी 4 है और यहाँ H कितना है, अकेला है, नहीं अकेला नहीं है एक ही है और 2 ये कितने हैं, 3 है H यहाँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 2 कर दो, हो गए 2H और 2H कितने हो गए, 4 हो गए ना। अब पोटेशियम देख लो, K कितने हैं, इस साइड अकेला है और इस साइड कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी कितने हो गए, 2K हो गए। अब आप देख लो आपकी जो समीकरण है वो बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो 2K यहाँ है, 2K यहाँ है, H 4 यहाँ है तो 2 और 2 4 यहाँ है। उसके अलावा O कितने हैं, यहाँ 2 O ये है और 2 O ये है। मतलब अब हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो कैसी है, एक संतुलित समीकरण है, ठीक है। अब मैंने दो और इक्वेशंस ले ली हैं कि उन्हें कैसे आप संतुलित करेंगे। NOH H2SO4। अब यहाँ पे भी यही तरीका अपनाओ कि पहले लिख लो Na कितने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, O कितने हैं, H कितने हैं और क्या है, एक SO4 है आपका, सही है। और तो कोई पांचवी चीज़ नहीं है ना, Na है, O है, H है और क्या है, SO4 है। कितने हैं, Na 1, O कितना है, अभी तो फिलहाल एक ही है, H कितना है, 2 H ये है और 1 ये है, कितने हो गए 3। SO4 अभी क्या है, अकेला है। नेक्स्ट साइड देख लो, Na कितने हैं, 2, यहाँ लिख लो इसको। SO4 कितना है, 1, H कितने हैं, 2 और O कितने हैं, 1। अब हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ Na 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले Na को बराबर कर लो, ठीक। 2 Na यहाँ हो गए और 2 Na यहाँ हो गए। अब क्या होगा, O को देख लो कितने हैं, अब तो 2 O हो गए, यहाँ 2 ये और 2 ये, 4 O हो गए और यहाँ कितने O है, सिर्फ 1 O है। तो यहाँ क्या कर दो, यहाँ पे भी करो भाई, तो कितने हो गए, 2 O यहाँ हो गए, 2, ठीक। O भी कैसे हो गए, हमारे बराबर हो गया, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए। अब H देख लो, H कितने हैं, 2 H ये हो गए आपके, 2 और 2 4 H यहाँ हो रहे हैं और यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं, 2 दूनी 4 H, तो मतलब H भी बराबर हो गए। अब SO4 को काउंट कर लो, SO4 अकेला यहाँ है, अकेला यहाँ है, तो अब SO4 भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गया। अब ये समीकरण कैसी हो गई, एक संतुलित समीकरण हो गई। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, उसमें क्या करोगे, आप इनके नाम लिख लो पहले, क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या पदार्थ शामिल हुए उनके नाम लिख लो, कितने उनके अणु हैं वो लिख लो, फिर उनको कैसे बैलेंस करना है, कितना गुणा भाग करना है वो आप कर लो, और आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, BaCl2। अब देखो Ba एक अलग है, एक चीज़ है Ba, फिर Cl क्लोरीन हो गया, Ba बेरियम होता है, ठीक है, H सब में ही आता है लग रहा है, SO4। अब यहाँ देख लो, यहाँ भी कोई पांचवी चीज़ तो ऐड नहीं हो रही है, Ba है, SO4 है, H है और Cl, चारों चीज़ें, ठीक है। Ba कितने हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। चलो अभी इसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन कितनी है, 2 है यहाँ लिख तो लो, और यहाँ कितनी क्लोरीन है, ओनली 1। अब यहाँ क्या करोगे, 2 कर दो इसे भी, तो 2 क्लोरीन यहाँ हो गई, ठीक है। H काउंट कर लो कितने हैं, H कितने हैं, 2 हैं इस साइड ओनली, और यहाँ कितने हैं, 2H, ये भी इक्वल हो गए। SO4 ले लो, SO4 कितने हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब देखो हमारी ये इक्वेशन भी कैसी हो गई, संतुलित हो गई। चेक करने के लिए क्या करते हैं, Ba एक है दोनों साइड है,
Cl कितने हैं, 2 है यहाँ, दो ही यहाँ है, ये तो हो गया एक चीज़। फिर H काउंट कर लो कितने हैं, H कितने हैं, 2 यहाँ है और 2 ही H यहाँ है। SO4 एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्या है अभी हमारी बैलेंस इक्वेशन है। इस तरह से आपने समझ लिया कि किस समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको एक साथ बताएं ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो। एक बार अपनी कॉपी में जो भी आपकी मतलब मॉडल पेपर हो, चाहे कोई भी गेस्ट पेपर हो, उसमें से एक समीकरण उठाना, उसे सॉल्व करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप, वहाँ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता देंगे। उसके अलावा अब इसका एक छोटा सा पार्ट अभी यहीं समझ लो, इसके लिए मुझे पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, आपके लिए समझाऊंगी कि इनके जो प्रकार होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो समझ लो एक बार। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं कितने प्रकार होते हैं, एक तो होती है संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरी वियोजन, फिर विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का आपने नाम सभी ने सुना होगा, चाहे भले ही इन चारों का पहली बार या दूसरी बार सुन रहे हो। रेडॉक्स अभिक्रिया आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, चाहे इसका एक एग्जाम्पल ही आपसे पूछ लिया जाए या ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, बताओ क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो वहाँ आपको सिलेक्ट करना होता है कि एग्जाम्पल कौन सी समीकरण है। उसके अलावा ये तो हो जाएगा 5 समीकरण एक प्रकार से होती है। दूसरा प्रकार क्या होता है, तापक्रम के आधार पर, मतलब ताप के आधार पर। ऊष्मा से मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ ऊष्मा होगी वहाँ क्या होगा, ताप होगा, हीट होगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं और ऊष्मा क्षेपी, इनमें ताप का रोल रहता है कि किसमें ताप को बढ़ाया जाता है, किसमें ताप को कम किया जाता है, या किसमें ताप का क्षरण होता है, या किसमें ऊष्मा को मतलब दिया जाता है। तो इस तरह से आपकी ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनके प्रकार होते हैं। इनके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए अगली वीडियो में हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस तरह से वो वर्क करती हैं, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।